स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब ये फिजिक्स की क्लास क्यों हुई? क्योंकि साइंस में हम पढ़ रहे हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये फिजिक्स का ही टॉपिक है, तो फिजिक्स बोले या साइंस बोले दोनों एक ही बात है। हम पढ़ रहे थे ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में, और विद्युत ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब यहां से देखो विद्युत ऊर्जा है वो कैसे उत्पन्न होगी। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि किस तरीके से विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आवेशित कणों द्वारा जो संचित या निहित ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। किसके द्वारा? आवेशित कणों में निहित ऊर्जा। आवेशित कणों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाएगी, सीधी सी बात है। अब जो आवेशित कण होंगे उनके कारण ऊर्जा आती है। कोई भी कण आवेशित होगा तो वो दो प्रकार से आवेशित हो सकता है, या तो वो धनावेशित होगा या फिर ऋणावेशित होगा। तो कोई भी आवेशित कण की बात करें तो दो प्रकार से आवेशित हो सकता है। एक तो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव धनात्मक आवेश बोल सकते हैं इसको, धनावेश, और एक होगा ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो कोई भी आवेशित कण होगा तो उस आवेश के कारण उस आवेशित कण के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। कैसे? यह बात मैंने आपको विद्युत विभव में भी बताई थी, पिछले चैप्टर में, विद्युत विभव वाले में, कि कोई भी एक आवेशित कण है, मान लो ये एक आवेशित कण है Q, इस आवेशित कण के चारों तरफ का ये जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी दूसरे आवेशित कण को लाएंगे, इस विद्युत क्षेत्र में मान लो कोई दूसरा आवेशित कण है Q0, और इस Q0 को आवेशित कण को इस विद्युत क्षेत्र में लाओगे तो इसके कारण इन दोनों के मध्य क्या लगेगा? बल लगता है। दोनों आवेशों के मध्य एक बल लगेगा, और ये बल दो प्रकार का हो सकता है। ये प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। दोनों ही प्रकार का बल हो सकता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण, दो आवेशों के मध्य। अब कैसे लगेगा? प्रतिकर्षण कब होगा और आकर्षण कब होगा? तो जब किसी धनावेश के पास धनात्मक आवेश है, ये प्लस Q आवेश है, धनात्मक आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र में यदि किसी दूसरे धनावेश को लाए, प्लस में Q0 को लाए यहां पर, तो ये दोनों धनावेश आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसके विपरीत यदि किसी धनावेशित विद्युत क्षेत्र में, ये धनावेशित विद्युत क्षेत्र है, इस धनावेशित विद्युत क्षेत्र में किसी ऋणावेशित कण को लेके आए, माइनस Q0, ये वाला कण कौन सा है? ऋणावेशित या ऋणावेश मान लेते हैं। जब ऋणावेशित कण को लेके आएंगे तो यहां से ये दोनों कणों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वो कौन सा बल होगा? आकर्षण बल होगा, अर्थात ये इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि दो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, ये प्लस प्लस के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, और दो विपरीत आवेशों के मध्य जो प्लस और माइनस है, इन दोनों के मध्य क्या होगा? आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल के कारण जब ये इसकी ओर खींचा चला आता है तो ये क्या करेगा? दूरी तय करेगा, विस्थापित होगा। या फिर जब ये दो धनावेशों के मध्य ये इसके विद्युत क्षेत्र में आएगा तो ये इसको प्रतिकर्षित कर बाहर की तरफ भेजेगा। बाहर की तरफ भेजेगा तो इसको विस्थापित करने में कुछ कार्य किया जाएगा, और वही कार्य इस आवेश की कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित होगा? विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कैसे? जब दो आवेश पास पास में आएंगे, विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र में धनावेशित कण दूसरे धनावेशित कण को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षण के कारण वो गति कराएगा, अर्थात उसमें कम स्थितिज ऊर्जा से अधिक स्थितिज ऊर्जा की तरफ विस्थापित कर देगा। जब उसको बाहर की तरफ विस्थापित करेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी, और वही स्थितिज ऊर्जा इसमें किस रूप में संचित होगी? विद्युत ऊर्जा के रूप में आ जाती है। अर्थात यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, तो इस तरीके से ये विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है।
इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूं तो एक एग्जाम्पल देखो किस तरीके से होगा। यहां पे हम बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो मान लो एक धनावेशित कण है, धनावेशित कण के कारण एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है यहां पे, ठीक है। एक धनावेशित कण है प्लस क्यू आवेश, और एक ऋणावेशित कण है वो यहां पे रखा हुआ है माइनस क्यू। अब ये ऋणावेशित कण और धनावेशित कण है, तो दोनों के मध्य लगने वाला बल होगा वो कौन सा होगा? आकर्षण बल। दोनों एक दूसरे से आकर्षित हैं। अब आकर्षित है तो अब ये यहां पे इसके पास में एकदम से स्थिर रखा हुआ है और यहीं रहेगा, इससे चिपका हुआ रहेगा दोनों आवेश। क्यों? क्योंकि इन दोनों का स्थायित्व है। क्योंकि धनावेश होगा वो ऋणावेश से चिपका हुआ रहेगा, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कम। जब स्थितिज ऊर्जा कम होती है तो स्थायित्व बढ़ जाता है, ये ध्यान में रखना। इस स्थिति में इनकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो कम होगी, और स्थितिज ऊर्जा कम होने पर स्थायित्व क्या हो जाता है? अधिक। किसी भी कण का स्थायित्व बढ़ जाता है स्थितिज ऊर्जा कम होने पर, ठीक है। अब यहां पर इस क्यू आवेश को इससे बाहर की ओर बल लगाकर विस्थापित किया जाए। इस क्यू आवेश को जब बाहर की ओर बल लगाकर विस्थापित करके इसको दूर ले जाएंगे, तो ये दूर ले जाने के लिए हमें इस पर बल लगाना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाएगा क्योंकि ये इससे आकर्षित हो रहा है। और माइनस क्यू आवेश को दूर विस्थापित करने के लिए बल लगाना पड़ेगा, और बल लगाकर एक स्थान ए से बी तक ले जाने में हमें क्या करना होगा? कार्य करना होगा। और कार्य करने पर वही कार्य इसमें किस रूप में संचित होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा पहले थी कम, और अब हमें काम करना पड़ रहा है, तो वो काम इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाएगा। तो पहले कम थी, अब इसको और स्थितिज ऊर्जा मिल रही है, तो इस स्थिति में बी पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। कैसे अधिक कैसे होगी? क्योंकि ए बिंदु पर तो स्थितिज ऊर्जा कम थी तभी स्थायित्व ज्यादा था, और अब कार्य किया, बल लगाकर इसको बाहर की ओर ले गए, कार्य करे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ी, तो बी पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा अधिक हो गई। तो इस स्थिति में जब स्थितिज ऊर्जा कम स्थितिज ऊर्जा से अधिक स्थितिज ऊर्जा की तरफ कोई आवेशित कण गति करता है तो उसमें कार्य किया जाएगा, और वही स्थितिज ऊर्जा उसमें किस रूप में होगा? वही कार्य उसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होगा और विद्युत के रूप में खर्च होगी। तो इस प्रकार की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो ये विद्युत ऊर्जा होगी। तो यहां पे समझ में आता है कि विद्युत ऊर्जा है वो किसके कारण उत्पन्न होगी? आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होगी, या आवेशित कणों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे घरों में जब हम विद्युत ऊर्जा के देखें तो बहुत सारे उपकरण हैं वो हमारे घरों में उपयोग में लिए जाते हैं जो विद्युत ऊर्जा पर आधारित युक्तियां होती है। कौन कौन सी कॉमन युक्तियां ऐसी होती हैं जो विद्युत ऊर्जा पर आधारित होती हैं? उनमें से कुछ कॉमन है, जैसे मैं यहां पे बात करूं तो विद्युत हीटर, प्रेस, विद्युत हीटर, प्रेस, और भी कौन सी युक्तियां हैं? टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन, ये बहुत सारी ऐसी युक्तियां हैं, हीटर मान लिया और गीजर, तो ये विद्युत पर आधारित होती हैं। तो विद्युत ऊर्जा को ये अन्य ऊर्जा में बदलती है। जैसे ये विद्युत हीटर है, हीटर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। ये प्रेस भी उष्मा देता है। तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं में बदलकर हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे घरों में बहुत सारे उपकरण हैं ऐसे जो कि विद्युत ऊर्जा पर आधारित होते हैं और हम डेली लाइफ में यूज में लेते हैं। तो प्रेस तो हम डेली लाइफ में यूज में लेते हैं, हीटर सर्दियों में काम में आता है, ओवन होता है वो खाना गर्म करने के लिए काम में आता है, ज्यादातर रेस्टोरेंट्स और होटल्स में ये काम में लिया जाता है ओवन। अब बात यह आती है कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बन के आता है कि चलो हमने विद्युत ऊर्जा के बारे में देख लिया कि ये विद्युत ऊर्जा होती है आवेशित कणों के कारण, लेकिन इसका उत्पादन कैसे होगा? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए प्राचीन समय मतलब ज्यादा समय की बात नहीं है, अभी 1850 के आसपास 1831 की बात है, माइकल फैराडे ने विद्युत जनित्र बनाया, भाप का विद्युत जनित्र, टरबाइन पे घुमा के। उन्होंने कैसे किया? विद्युत जनित्र बनाने के लिए, विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए माइकल फैराडे ने विद्युत जनित्र बताया। तो सबसे पहले विद्युत जनित्र की सहायता से ही विद्युत का उत्पादन किया गया, और उसका सिद्धांत था
या तो इसमें कोयला दहन मान लो कि पहले जो बॉयलर होता है उस बॉयलर में या तो कोयला का दहन किया गया, कोयला दहन अगर नहीं है, मान लो आजकल कोयला है, तो नाभिकीय संयंत्र, या फिर इनके अलावा और कौन सा होगा, और भाप उष्मा संयंत्र, ये होता है भाप उष्मा संयंत्र, वायु संयंत्र मान ली। इन संयंत्र में से पानी प्रवाहित किया जाता है, इनमें क्या प्रवाहित किया जाता है, पानी, और इस पानी की क्या बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है। यहां पर ले जाने के बाद में इसकी भाप बनाई जाती है, और उस भाप को पुनः ठंडा करने के लिए यहां पर शीतलक लगाया जाता है। ये शीतलक होता है जो कि इस भाप को ठंडा करके जो भाप आगे की ओर चली जाएगी टरबाइन पे वो तो चली जाती है, और शीतलक के द्वारा वापस से क्या बन जाती है, पानी, और फिर ये इसका रोटेशन होता रहता है। और ये जो भाप होती है इसको किस पे गिराया जाता है, इसको टरबाइन पे घुमाया जाता है, टरबाइन को इस भाप के द्वारा घुमाया जाता है। तो इस टरबाइन से हमें क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन इस तरीके से किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा है, ये माइकल फैराडे ने जब विद्युत जनित्र के बारे में बताया था तो उन्होंने बताया कि एक कोयला दहन या नाभिकीय संयंत्र मान लो, कोयला दहन संयंत्र मान लो, नाभिकीय दहन या भाप उष्मा संयंत्र, बहुत सारे संयंत्र है, पवन ऊर्जा से भी बनती है आजकल बिजली विद्युत। तो इन संयंत्र में से जब पानी को गुजारा जाता है और पानी को लेकर भाप बनाई जाए, जितने भाप काम में आ रही है वो टरबाइन पे चली जाए, जो टरबाइन को घुमाएगी, और जो काम में नहीं आ रही है वो शीतलक के द्वारा पुनः पानी में परिवर्तित कर दी जाती है। तो ये इस तरीके से रोटेशन चलता रहता है, और इस भाप के द्वारा जब टरबाइन घूमता है तो टरबाइन के द्वारा हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और विद्युत ऊर्जा इस तरीके से ये प्राप्त की गई थी सबसे पहले। अब आजकल जो हम देखते हैं तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है बहुत बड़े स्तर पर होने लगा है। आजकल नाभिकीय संयंत्र सबसे उपयुक्त विद्युत उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है। क्यों? सौर उष्मा संयंत्र भी काम में लेते हैं। कौन सा होता है? सौर उष्मा संयंत्र। ये भी बहुत अच्छा है कि सूर्य से आने वाले जो प्रकाश है उसी उष्मा से हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। फिर नाभिकीय संयंत्र भी है। कोयला संयंत्र तो बहुत पुराना हो गया, कोयले से पोल्यूशन होता है, ये पोल्यूशन होता है इससे भी। नाभिकीय संयंत्र में पोल्यूशन नहीं होता है और सौर ऊर्जा संयंत्र में भी पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये बिजली के सबसे उपयुक्त स्रोत माने जाते हैं कि इनसे हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन करना बहुत थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट मेथड है, मतलब थोड़ी कॉस्टली भी रहता है। नाभिक के हमें यूरेनियम की प्रचुर मात्रा नहीं मिल पाती है तो हमें परचेज करना होता है। ये सबसे सस्ता साधन है सौर उष्मा संयंत्र वाला। प्लेटें लगाओ, सौर उष्मा से हमें बिजली का उत्पादन आराम से हो जाता है। तो ये बहुत सारी विधियां, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे विद्युत उत्पादन के लिए। तो यहां पर हमने देख लिया कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन इस तरीके से किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत उत्पादन की कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्रों से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिनमें से कुछ कॉमन्स हैं, उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला संयंत्र पे। जो पहले से ही जो विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है वो कोयला संयंत्र के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये होता है कोयला संयंत्र पहला। तो आजकल कोयले संयंत्र को रिप्लेस कर रहा है वो है नाभिकीय संयंत्र। तो नाभिकीय संयंत्र में नाभिकीय विखंडन की क्रिया के द्वारा भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो सेकंड आता है नाभिकीय संयंत्र। दो तो ये मुख्य रूप से हैं। फिर इसके बाद में जो तीसरा संयंत्र होता है वो है जल विद्युत संयंत्र। तीसरा संयंत्र काम में लेते हैं वो है जल विद्युत संयंत्र। अब मैं ये अलग अलग लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा कि ये संयंत्र क्या होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं। तीसरा जल विद्युत संयंत्र होता है। जब हम फोर्थ पे बात करें तो आजकल पवन चक्की से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पवन उष्मा संयंत्र। अगला जो संयंत्र होगा वो कौन सा होगा? पवन उष्मा संयंत्र, जो कि हवा के द्वारा भी, जो पवन चल रही है, हवा देखो हवा चल रही है तो मेरे बाल इधर उधर जा रहे हैं, उस हवा के द्वारा भी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर ये टरबाइन लगाए जाते हैं, जिससे उष्मा उत्पन्न संयंत्र के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। ये वातावरण के लिए बहुत ही हितकारी होता है। फिर अगला जो आता है वो आता है सौर उष्मा संयंत्र। सौर उष्मा संयंत्र की सहायता से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सौर उष्मा संयंत्र
और जो नेक्स्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल हर घरों में यूज में होने लग गया है, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है, वो होता है सौर प्रकाश वोल्टेक संयंत्र। सौर प्रकाश वोल्टेक संयंत्र ये काम में लिया जाता है, ये घरों में यूज में लेते हैं। अब इनको एक एक करके डिटेल से मैं बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम एक एक पे। देखो सबसे पहले कोयला संयंत्र क्या होता है, तो सबसे पहले जो माइकल फैराडे ने विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला संयंत्र का एक भाप इंजन बनाया था, जनरेटर बनाया था, और जनरेटर बनाया था। उस जनरेटर में जनित्र में कोयले का यूज किया था। तो कैसे, यहां पे मान लो, देखो डायग्राम के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एक एक डायग्राम दिखेगा, तो यहां पे देखना, आप डायग्राम देखना इस संयंत्र में, जो कोयला संयंत्र है उस कोयला संयंत्र में आपको डायग्राम दिख रहा होगा। उस डायग्राम में पानी आ रहा है, देखो यहां से ऊपर से कोयला डाला जाता है, ये कोयला डाला गया है, ऊपर से जब कोयला जा रहा है तो वो वहां पे जाके क्या कर रहा है, कोयला जाने के बाद में उसमें उष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इस संयंत्र में यहां से कोयला जा रहा है, ऊपर से कोयला जाने के बाद में यहां पर क्या हो रही है, उष्मा उत्पन्न हो रही है। और यहां पे मान लो कोई भी पानी इकट्ठा किया हुआ है, नदी, इससे नदी के द्वारा पानी जब इस अंदर इस भाप में भेजा जाता है, यहाँ पे उष्मा उत्पन्न हो रही है, इसमें भेजा जाएगा तो ये पानी क्या बन जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। और भाप में कन्वर्ट होकर ये कहां पे जा रहा है, उस टरबाइन पे जा रहा है, ये टरबाइन को घुमा रहा है। तो ये भाप जब इस टरबाइन को घुमाती है तो टरबाइन घूमने से ये विद्युत जनित्र की सहायता से किसका उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसमें कोयला जब यहां पे जाता है, कोयले का दहन होता है तो रासायनिक उष्मा निकलती है, रासायनिक ऊर्जा उष्मा में बदलती है, और रासायनिक उष्मा के कारण यहाँ पे कार्बन पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये वातावरण के लिए उपयोगी नहीं होता है कोयला संयंत्र। तो इससे रासायनिक ऊर्जा से उष्मा, पानी को उष्मा में बदलकर टरबाइन घुमाया जाता है, और फिर हमें विद्युत जनित्र की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं नाभिकीय संयंत्र पे। तो नाभिकीय संयंत्र की क्रियाविधि है वो लगभग कोयला संयंत्र की तरह समान ही होती है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें कोयले के स्थान पर परमाणुीय नाभिक जो कि रेडियो एक्टिव तत्व काम में लिए जाते हैं। रेडियो एक्टिव नाभिक होंगे, इनका क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। रेडियो एक्टिव नाभिक में कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिक टूटते हैं, विखंडित होते हैं। और नाभिक विखंडन को नियंत्रित करने के लिए उसमें कैडमियम की नियंत्रक छड़ें लगाई जाती है। ऊपर से देखना, अब आपको नाभिकीय संयंत्र का डायग्राम दिख रहा होगा वहां पे, तो नाभिकीय संयंत्र में ऊपर से कैडमियम की नियंत्रक छड़ें लगाई जाती है इस तरीके से। ये ऊपर से जो नियंत्रक छड़ें लगी हुई है, आपकी बुक में भी देखना, ये नियंत्रक छड़ें होती है। ठीक है, ये इसके नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करती है। अब यहां से जो उष्मा होगी वो उत्पन्न होगी, इसमें जाएगी, और यहां से जो पाइप लगी होती है इनके थ्रू पानी आएगा, और पानी की क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, और वाष्प से वापस से किस पे जाएगा, कोयला संयंत्र की तरह जब वाष्प टरबाइन पे जाएगी तो टरबाइन घूमने से किसका उत्पादन होगा, विद्युत का उत्पादन होता है। तो कोयला संयंत्र की तरह ही नाभिकीय संयंत्र भी काम करता है, जो कि अब इन दोनों में इमिशन बहुत ज्यादा होता है। इसमें तो रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। और इसमें कार्बन, कोयले का दहन होता है तो कार्बन का इमिशन ज्यादा होता है, मतलब वातावरण में प्रदूषण बहुत फैलता है इन दोनों संयंत्रों की सहायता से। जल विद्युत संयंत्र क्या होता है, देखो जल विद्युत संयंत्र में इस तरीके से क्या होगा, यहां पे मैं डायग्राम बना के बताता हूं आपको। डायग्राम वैसे आपको दिख भी रहा होगा, वहां पे कोने में देखना डायग्राम दिख रहा है जल विद्युत संयंत्र का। तो ये जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, आपको एक डैम दिख रहा होता है, बांध। इसमें क्या होता है, यहां पे एक बांध बना दिया जाता है बहुत बड़ा इस तरीके से। ठीक है, अब बांध के द्वारा क्या करते हैं, यहां पे नदी का पानी रोक लिया जाता है। देखो यहां पे डायग्राम में दिख रहा है, बांध बना हुआ है, नदी आ रही है, यहां से नदी के पानी को रोक लिया जाता है। क्यों रोकते हैं, क्योंकि नदी के पानी को जब रोकेंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उसका हेड बढ़ जाता है। हेड मतलब धीरे धीरे पानी को रोकेंगे उसकी हाइट बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा ऊंचाई पर हम किसी वस्तु को लेके जाएंगे और ऊंचाई से वो नीचे आएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब एक तो मैं यहां से वस्तु को गिरा रहा हूं और एक मैं यहां से गिरा रहा हूं, तो ऊपर जितनी ऊंचाई से वस्तु गिरेगी उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। तो ये पानी ऊंचाई पर ले गई। अब ऊंचाई से जब पानी इधर से गेट लगा रहता है, उस गेट के माध्यम से यहां पे टरबाइन लगे होते हैं, और टरबाइन होते हैं वो पानी के अंदर लगा रहता है। उसकी जो फेस होती है, घूमने वाली फलक इस टरबाइन में, वो नुकीली इस तरह की होती है। तो उन फेस की आकार के आधार पर ये टरबाइन है वो दो प्रकार के होते हैं, फ्रांसिस टरबाइन होते हैं और कैप्लान भी होते हैं। एक तो होता है कैप्लान टरबाइन,
और एक होता है फ्रांसिस टाइप का टरबाइन, जिसको फ्रांसिस टरबाइन बोलते हैं। ये बहुत उपयोग में आने वाले टरबाइन है, ज़्यादातर यही काम में लेते हैं टरबाइन। ये देखा हुआ भी मेरा, किया हुआ भी है कि किस तरीके से घूमता है। अब कैसे घूमता है, ये टरबाइन यहाँ पे लगा हुआ है नीचे। अब इधर से क्या होगा, ये स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। अब जैसे ही हाइट बढ़ गई तो इधर से पानी को छोड़ा जाएगा तो वो एकदम फ्लो के साथ आएगा, बहुत ज्यादा वेग के साथ। कैसे, वो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। वहां पे देखना डायग्राम में दिख रहा होगा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। और जब ये गतिज ऊर्जा से अधिक वेग से ये पानी आएगा, ये इसके फलक रहेगी, ये टरबाइन रहेगा ना, इसमें जो ये पंखुड़ियां रहेंगी ऐसे इस तरीके से घूमने वाली। जब इन पर पानी जोर से हिट करेगा तो ये पंखुड़ियां क्या होगी, नीचे घूमेंगी और इतनी तेज गति से घूमेगी कि अंदर से जो पानी के अंदर जो ऊर्जा होगी, उस गतिज ऊर्जा को ये किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। और इस पर ये रोटर लगे होते हैं, उसके द्वारा ये किससे जुड़ा होता है, विद्युत जनित्र से जुड़ा होता है। और विद्युत जनित्र के माध्यम से उसमें से जो पानी के अंदर आवेश रहेंगे, उन आवेश को ये निकाल लेता है और उससे क्या बना देता है, विद्युत ऊर्जा बना देता है। ये बहुत काम में ली जाती है ये वाली। जहां पर नदियां बहती हैं, पानी रहता है, वहां पर बांध बनाए जाते हैं और बांध पर ये अलग अलग मेगावाट के टरबाइन लगाकर वहां पे पावर ग्रिड बनाए जाते हैं, जिससे हमें विद्युत का उत्पादन अच्छे से हो सके। तो ये इसके द्वारा भी नदियां होती हैं, उनका आवेश चार्ज खत्म कर लिया जाता है पानी में, जो पानी फिर बहता है वो उदासीन पानी जाता है। तो ये भी प्रकृति के लिए थोड़ा इतना उपयोगी नहीं है, लेकिन इससे भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। इसमें एक फायदा होता है कि पोल्यूशन नहीं होता है। हालांकि फसलें हैं, जो नेचुरल पानी आता है एक तो उससे ही होती है, और एक उसमें से हम चार्ज को रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद में वो पानी आता है, वो थोड़ा सा फीका फीका हो जाता है, उस टाइप में रहता है। अब बात आती है पवन उष्मा संयंत्र पे। पवन उष्मा संयंत्र ये बहुत ही वायुमंडल के लिए सबसे हितकारी रहता है। देखो कैसे वायुमंडल के लिए हितकारी है। अब इसमें सबसे ज्यादा वायु का यूज होता है। ये क्या होते हैं कि पंखे लगे होते हैं बड़े बड़े, आपने देखे होंगे फिल्मों में कि बहुत बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं, वहां पे उस पे वो घूमने वाली पवन चक्की लगी होती है। तो ये पवन चक्की की तरह काम करते हैं। पवन चक्की जब हवा चलती है बहुत अधिक वेग से, तो वो पवन चक्की घूमती है, और घूमने के कारण उसके अंदर से रोटर के माध्यम से क्या लगे होते हैं, टरबाइन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे पवन चक्की वाला आप डायग्राम देख सकते हैं इस तरीके से। तो अब उसमें वो जब घूमता है तो घूमने के कारण टरबाइन में जनरेटर जुड़ा होगा और उसमें क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होती है। पवन चक्की के घूमने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी, और इसी ऊष्मा से जब टरबाइन पर वाष्प बनेगी और ये वाष्प होगी वो टरबाइन पर जाएगी, तो टरबाइन से क्या उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये पवन ऊष्मा संयंत्र बहुत ज़्यादा उपयोगी है, वातावरण के लिए सबसे हितकारी है। कोई इसमें लॉस नहीं होता है, कोई कार्बन इमिशन नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से रहते हैं पवन ऊष्मा संयंत्र। अब हम बात करते हैं इन दो संयंत्र पे, सौर ऊष्मा संयंत्र और सौर प्रकाश वोल्टिक संयंत्र पे बात करते हैं। तो मैं इधर आ जाता हूं क्योंकि डायग्राम इधर से होगा आपको। सौर ऊष्मा संयंत्र का डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, सोलर कुकर होता है, तो उसमें इस तरीके से प्लेटें लगी होती है ऐसे। ठीक है, प्लेटों पर क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब इस प्लेट में दर्पण और लेंस होते हैं, इनको इस प्रकार से संयोजित किया जाता है। वहां पे देखना डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको। इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि वो आने वाली सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देती है, और उससे वहां पर क्या उत्पन्न होती है, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। और इस ऊष्मा को बाद में किस पे डाला जाता है, टरबाइन पर डाला जाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमता है और किसका उत्पादन होगा, विद्युत का उत्पादन। तो सौर ऊष्मा संयंत्र में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, वो लेंस और दर्पण की सहायता से की जाती है। डायग्राम आपके सामने आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। अब हम बात करें सौर प्रकाश वोल्टिक संयंत्र। सौर प्रकाश वोल्टिक संयंत्र ये घरों में काम में ली जाती है, जो सोलर पैनल लगे होते हैं ऊपर। तो यहाँ पे देखो सोलर पैनल वाला पूरा डायग्राम दिख रहा होगा कि विद्युत कैसे आती है, किस तरीके से सोलर पैनल में जाती है। तो ये सोलर पैनल लगे हुए हैं बड़े बड़े। अब इसमें जो सिलिकॉन अर्धचालक की पट्टिकाएं लगी होती है, इसमें जब क्या होते हैं, ये ऊष्मा आती है, तो ऊष्मा के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, और उत्तेजित अवस्था में आने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं, जिसके कारण क्या बहती है, विद्युत ऊर्जा बहती है। अब विद्युत ऊर्जा जाएगी वो इन्वर्टर के माध्यम से इस इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में घरों में उपयोग के लिए काम में ली जाती है, घरों में इसका उपयोग कर सकते हैं। सोलर पैनल प्रकाश वोल्टिक
अब ये जो रहता है ना सोलर पैनल, इसमें कौन से सेल लगे रहते हैं? प्रकाश वोल्टेइक सेल लगे रहते हैं। और प्रकाश वोल्टेइक सेल है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिसमें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है। प्रकाश की उपस्थिति में विद्युत का उत्सर्जन, जिसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब ये जो मेथड होता है विद्युत उत्पादन का, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, इस मेथड में जब हम बात करें कि यहां पे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन है और विद्युत धारा निकलेगी, तो इसमें सोलर प्रकाश वोल्टेइक संयंत्र में जो सोलर पैनल होगा, इसमें डबल मीटर लगे होते हैं। जितनी हम बिजली को घरों में उपयोग में लेंगे उतनी तो ठीक है, और उसके बाद में हम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको बिजली देकर हम उचित दरों पे उससे उसके पैसे भी वसूल सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी सोलर प्रकाश वोल्टेइक संयंत्र काम में लिया जाता है। तो ये थे बिजली उत्पादन के कुछ संयंत्र थे जो कि जनरली यूज में लिए जाते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे का टॉपिक, ऊष्मा की हानि किस तरह से होगी, ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की हानि, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखते रहिए आप वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।